केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हमारे साथ हैं। सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएस जाना और जिस तरह का रिसेप्शन उनको वहां पर मिल रहा है और जिस तरह से चर्चा हो रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, आपको क्या लगता है कि ये जो यूएस की विजिट है पीएम मोदी की, ये कितनी महत्वपूर्ण है भारत के पर्सपेक्टिव से और दुनिया में जो भारत की भूमिका है उस पर्सपेक्टिव से? देखिए, ये जो उनका जो स्वागत हो रहा है, इसको सही माने में आप इसको रॉक स्टार वेलकम कह सकते हैं। यूएस में तो अभी देख रहे हैं, अभी तो कुछ घंटों में माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पहुँचेंगे, पर उनका जब साउथ पैसिफिक गए थे, जब ऑस्ट्रेलिया गए थे, जब जापान गए थे, वो सिडनी में जो ओपेरा हाउस में जो फंक्शन हुआ था, आपको याद है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीज, उन्होंने कहा मैंने इतना बड़ा क्राउड कभी नहीं देखा, और अगर इसके मुकाबले का क्राउड है तो ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के परफॉर्मेंस के लिए देखा। और कोई देश का राष्ट्रपति उनको कहे, प्राइम मिनिस्टर मोदी यू आर द बॉस। देखिए, इसमें दो तीन अलग एस्पेक्ट्स हैं। एक तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया अंडर मोदी जी, 9 साल में जो उन्होंने किया है, महामारी के दौरान जो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा है, पर जिस तरीके से उन्होंने नेविगेट किया, आज हम 10वें स्थान पे थे अर्थव्यवस्था में, विश्व भर में 10वें पे 5वें पे आ गए हैं। पर मुझे लगता है कि अब किसी ने, जैसे मॉर्गन स्टैनली ने अभी कहा पीछे कि दिस हैज बीन इंडियाज डेकेड, पर वो क्यों कह रहे हैं ये हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। 2014 से पहले भारत को एक कैटेगरी में रखा गया था जिसका कहा था फ्रेजाइल 5। फ्रेजाइलिटी क्या होती है? फ्रेजिलिटी क्या होती है? आप मान लीजिए सफर कर रहे हैं हवाई जहाज से, तो आपका कोई सामान जिसमें कोई टूटने वाला कोई चीज पड़ी हो, तो आप वो बड़ा लेबल उस पर चिपकाते हैं, फ्रेजाइल हैंडल विद केयर। अगर पूरी इकोनॉमी पे आप ऐसा कैरेक्टराइजेशन, ऐसा लेबल लगा दें, इसका मतलब वहां पे चिंता के लिए बहुत विषय है, बड़ी अंडरलाइंग कॉज है। अब फ्रेजाइल 5 से लेके 10वें स्थान से लेके आप 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात नहीं है, यू आर ऑन द वे टू बीइंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। सर, एक सवाल आपसे मेरा ये भी है कि जिस तरह से यूएस कांग्रेस में उनका एड्रेस भी है, तो ये इस दौर में ये सब चीजें हो रही हैं जब भारत पर निगाहें बहुत सारे संदर्भों में, एक जो अर्थव्यवस्था है, वैश्विक अर्थव्यवस्था, उसमें भारत की ओर निगाहें हैं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहां भारत की ओर निगाहें हैं, तो इस दौर में जो पीएम का एड्रेस है यूएस कांग्रेस में, ये कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण, बिकॉज एक मैसेज जाता है फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री ऑन द वे टू बिकमिंग ए विकसित देश। वहाँ पे जाता है एक कंट्री, जो मैं बताता हूँ, मैं अपनी बात नहीं करूँ, जब ये साउथ पैसिफिक पहुँचे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो जिस तरीके से उनके प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया पाँव छू के, वो नहीं, उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें बहुत गर्व है कि आप हमारे बीच में से उठे हैं, मेरी डेवलपिंग कंट्रीज के रैंक, और जिस आदर से आपकी आवाज जो है G7 में, G20 की तो आप अध्यक्षता कर रहे हैं, वहां पे सुनी जाती है, हमें महसूस होता है आपके यहां पहुंचने से हमारी भी लिफ्टिंग होगी। तो मोदी जी एज अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, उससे अलावा देखिए, एक मॉडल है इंडिया का। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जिस देश में डेमोक्रेसी हो वहां पे डिसीजन मेकिंग बड़ी स्लो हो जाती है, पर अब दुनिया भर में प्रेसिडेंट ओबामा ने तो तब कहा था, फिर कह रहे हैं कि इंडिया हैज प्रूव्ड दैट डेमोक्रेसीज कैन डिलीवर बेसिक गुड्स एंड सर्विसेज। पर भाई साहब, ये वहां पे डिलीवरी नहीं है जो हमारे में सबसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, अंत्योदय, सर्वोदय। देखिए, जो वंचित, जो सबसे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, जहां तक विकास का जो लाभ था पहुंचता नहीं था, उन पे सब पहले सोचा जा रहा था। मैं आप उदाहरण देता हूं, अभी पैंडेमिक के दौरान सारी अर्थव्यवस्था बंद हो गई थी। अगर आप स्कूल में टीचर हैं तो आपके पास कुछ सेविंग होगी, अगर आप उद्योगपति है तो आपके पास होगा, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो आपको तनख्वाह तो आ रही थी। पर एक ऐसी हमारे समाज में सेगमेंट है जो रेडी पटरी वाले, रोज अपना धंधा करने के लिए वो 19-20% पे ब्याज पे जाके बोरो करते थे। प्रधानमंत्री जी ने जब देखा कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, उन्होंने स्वनिधि स्कीम बनाई, जो इनके लिए एक स्कीम माइक्रो
फाइनेंस की, पहले 10,000 का लोन अगर आप समय पे वापस कर दें तो आपको कोई ब्याज नहीं पड़ेगा, फिर अगला लोन 20,000 का, और 20,000 का वापस कर दें तो 50,000 का। उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर बना दिया, उनकी डेटा सारी अपलोड होगी, वो इनफॉर्मल इकोनॉमी और सबसे एक्सप्लॉइटेड लोगों में से वो बन गए पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। उनको जो बाकी प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की का लाभ था उसमें भी उनको शामिल कर लिया। तो मैं कह ये रहा हूं कि इन्होंने हर बार ऐसे लोगों के बारे में सोचा है जो सबसे वल्नरेबल हो। एक चीज आप बताइए, आपने रॉक स्टार, विश्व गुरु, जब इस तरह की चीजें आप लोग उनके बारे में कहते हैं तो दूसरी ओर से बड़े रिएक्शन आते हैं कांग्रेस की ओर से। राहुल गांधी भी अभी अमेरिका में वो ये कह रहे हैं कि ये सब तो एक प्रोपेगेंडा है, ये सब तो एक पीआर है, इस तरह की बातें आप लोग कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही मैं जम्मू में था और वहाँ पे बातचीत हो रही थी धारा 370 और 35A के हटाने की। तो किसी ने कहा, ऐसी किसी कांग्रेस के नेता का किया कि नहीं इस पे ये होना चाहिए, पता नहीं अभी क्या। मैंने कहा आप उनको कहिए आके एक बारी देख लें। जब हमारी अर्थव्यवस्था की बात होती है तो इनसे ये पूछना चाहिए, कोई भी है, आपने अपने समय पे क्या किया था। और मैं तो अभी मेरे को मंत्रिमंडल में मोदी जी की टीम में शामिल होने के 6 साल हो गए हैं। मैं आपको बताता हूं, कई लोग जो इस पे बात करते हैं इनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छा निर्णय होता है उसको इनको अंदर से कोई जलन होती है कि किसी तरीके से हम इसका विरोध करें। राहुल गांधी के संदर्भ में आप बोल रहे हैं, चूंकि अमेरिका में जाके उन्होंने बहुत सारी बातें कही है राहुल गांधी ने। अमेरिका में जाके तो उनको याद आ गया कि डेमोक्रेसी इंडिया में डेंजर में है और माइनॉरिटीज डेंजर में है। तो दोनों के बारे में मैंने यही कहा। मैंने कहा जो डेमोक्रेसी जब डेंजर में एक ही बार हुई थी 25 जून 1975 में, जब इनकी ग्रैंड मदर ने इमरजेंसी लगाई थी, क्योंकि और कोई हमारे इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है जब सिविल लिबर्टीज, अभी तो सिविल लिबर्टीज इतनी है, आप कुछ टीवी चैनल पे चला दें, सोशल मीडिया पे हमारे को कई किस्म के रिश्ते हमारे साथ जोड़ के हमको गाली दे दें। तो ये ऐसा है, यहाँ डेमोक्रेसी की कमी नहीं है। अब मैं ऐसी गलती नहीं करूंगा कहूँगे बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी ना, मैं उस ग्रुप में बिलोंग करता हूँ जितनी डेमोक्रेसी हो अच्छी हो। पर डेमोक्रेसी को में आप किसी जनता समाज सेवा करना चाहें तो आपको फुल टाइम पॉलिटिशियन बनना होता है। अब बीच में आप चले जाते हैं फॉरेन दौरे पे, बीच में कहीं तो फिर अपीयर हो जाते हैं, कहीं आप ये भी करते हो कि आपको पता नहीं लगता बीच में कहाँ चले गए साहब। नहीं, यंग है, यूथ है, जवानी की मतलब शौक होंगे, बट क्रिटिसिज्म जो है वो अकल के साथ करनी चाहिए। घूमने के लिए जाते हैं क्या? आपने कहा यंग हैं, यूथ हैं, जवानी के शौक होंगे, क्या घूमने के लिए आपको लगता है वो अमेरिका जा रहे हैं? वो तो वहां जाकर के एड्रेस कर रहे हैं, इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे हैं। नहीं, डायस्पोरा को एड्रेस करें और कहते हैं कि मुझे ट्रक ड्राइवर्स के साथ बहुत वो है कि इंडिया में भी और बाहर भी मैं ट्रक्स में ट्रैवल करना चाहता हूँ। मैं तो लगता हूँ कोई भी व्यक्ति हो जो इंटाइटल्ड हो, जो मतलब पैदा ही हुआ है, मतलब मेरी बड़ी बात है। देखिए आप फादर भी प्रधानमंत्री, ग्रैंडफादर भी ग्रैंडमदर भी प्रधानमंत्री, ग्रेट ग्रैंडफादर भी प्रधानमंत्री, तो मतलब लिनिएज तो है। और एक ऐसी पार्टी जिनका बहुत देश के लिए योगदान है। पर कहना कि माइनॉरिटीज थ्रेटन में, इमरजेंसी के तो मैंने बता दिया आपको, डेमोक्रेसी माइनॉरिटीज की जब ये 13 साल इनकी उम्र थी उस समय असम में नेली मैसेकर हो गया, 2000 लोग मारे गए। जब इनकी 14 साल उम्र थी तो हमारे सिखों के साथ अत्याचार हुआ, 3000 हमारे लोग पे कत्लेआम हो गया। तो मुझे लगता है कि इनका जो थिंक टैंक है, पता नहीं ये शब्द सही होगा कि नहीं, पता नहीं इसमें कौन पढ़ेंगे, जयराम जी पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे, तो ये कभी कभी सोचे समझे बगैर कुछ बोल देते हैं। अब जैसे गीता प्रेस के बोल दिया, अरे भैया आपने भी तो स्टैंप निकाला था। तो गीता प्रेस, अगर मैं मानता हूँ हमारे साथ जुड़े हुए किसी हमारी संस्था में से किसी एक व्यक्ति को कोई अवार्ड दिया हो तो बात बनती है। अरे एक प्रेस जिसने काम किया है, कि आपको क्या प्रॉब्लम है कि उसका नाम, आपको ये खतरा नहीं कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे और वो हरा देंगे, दावेदार हो जाएंगे, पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, पटना में बैठक हो रही है, तो राहुल गांधी से पॉलिटिकली खतरा नहीं है आप लोगों को कि पीएम को चैलेंज कर देंगे? उनके सपोर्टर कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने वाले। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, हर एक मैच्योर डेमोक्रेसी में ये बहुत जरूरी है कि सत्ता में जो पार्टी हो उसके ऑपोजिशन में अच्छी ऑपोजिशन हो।
अगर आप बात कर रहे हैं अच्छी ऑपोजिशन का, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे पक्ष में बोले, ये मेरा कभी आइडिया नहीं रहा। आप हमारे खिलाफ बोले, हमारी जो नीतियां हैं उसका आप विरोध करें, तो उसको करने का ढंग है। मान लीजिए आपकी असेसमेंट में कोई हमने ऐसी हम बिल लाए हैं, नीति लाए हैं, तो उसका आप विरोध करना चाहते हो, पार्लियामेंट इज द फोरम, आप आके करिए। ये भाई साहब मजाक करते हैं या सीरियसली कहते हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया। प्रेसिडेंट के एड्रेस पे 42 मिनट बोले। अब कंटेंट क्या था मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। तो आप अगर ऑपोजिशन का मतलब है एंटरटेनमेंट वैल्यू, उसमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज बह जाते हैं, कभी कभी पता नहीं वो आंख मार देते हैं, कभी किसी के गले लग जाते हैं। मतलब ये जो है, मुझे तो लगता है ये एंटिक्स ऑफ ए नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। इससे हटके पूछ रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत चर्चा है इस देश में, और आपसे मैं इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा समझा सकेंगे कि क्या विधायी तौर पर राज्य में भी हो जाए और केंद्र में भी हो जाए। क्या ये आपको लगता है कि इस तरह की चीजें समवर्ती सूची के तहत ये मुमकिन है, या कुछ और भी इसमें पेच है? नहीं, इसमें पेच, देखिए बात सुनिए, किसी भी देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ना हो, इज ए काउंटर क्वेश्चन मैं बताना चाहता हूँ। उस पर चर्चा हो, उस पर बातचीत हो, और वही रूट लगाया जा रहा है। मतलब और क्या है, अब लोग किसी बातचीत के भी खिलाफ है, उसके वो भी खिलाफ है। अब जैसे ये जब हमने 370 हटाया था, तो एक डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के किया। आप पार्लियामेंट में आए थे और पार्लियामेंट में किया था। तो एक हमारे आपके विरोधी दल के नेता, उन्होंने कहा नहीं इसमें चर्चा होनी चाहिए। अरे चर्चा हुई तो है यार, चर्चा हुई तो है, पार्लियामेंट में चर्चा हुई है, हम में से कई लोगों ने उसमें भाग लिया। तो मैं समझता हूं कि इस समय ऑपोजिशन जो है अपने आप में क्लियर नहीं है। एक चीज पे फोकस है कि हमें विरोधी दलों की एकता की बात करनी है। तो 23 तारीख की आप बात कर रहे हैं, 23 तारीख को मिलेंगे, पर मिलके क्या करेंगे? इनमें से कौन आगे बढ़ेगा, अपना दावा लगाएगा प्रधानमंत्री बनने के लिए? उसमें मुझे नहीं लगता कि, देखिए कांग्रेस और लेफ्ट एक तरफ, कुछ जगह में आप पार्टिसिपेट करते हो, आप इकट्ठे लड़ते हो, कुछ और स्टेट्स में आपकी ऑपोजिशन है। तो मैं वो नहीं करना चाहता। और कई पार्टीज ने ऑलरेडी कह दिया हम अलग लड़ेंगे। बहन मायावती ने ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दे दी कि वो एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी लड़ेगी। मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। एक सवाल में काउंटर आपसे और ले लूं, एक सवाल इस पे और लूंगा कि आपको क्या लगता है कि क्या इस साल 2024 तक ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है? प्रैक्टिकलिटी में आपको लगता है या लंबी चर्चा चलेगी? देखिए इस पे मुझे कोई कुछ कहना उचित नहीं होगा। एक ये प्रोसेस शुरू हुई है, ये कब तक होगी खत्म, और इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट और रिएक्शंस आएंगे, वो तो देखना पड़ेगा। जी। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं का आया कि आप हमारे मजहब में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? हम तो चल अपनी रवायत मानते आ रहे हैं 1300 सालों से, और आप उसमें दखलंदाजी कर रहे हैं। कोई दखलंदाजी नहीं कर रहा है इसमें कोई दखलंदाजी नहीं हो रहा। और देखिए मोदी जी का सारा जो काम है, चाहे विकास में जो योजनाएं आए हो, वो इन चीज़ों में न्यूट्रल होती हैं। जब मुझे याद है, मैं एक जगह आयुष्मान भारत जो हमारी योजना है, जिसमें एक परिवार को 5 लाख रुपए की सुविधा मिल सकती है, आपको सुनकर थोड़ी हैरानगी होगी। एक जगह जहाँ पे मैं गया था, वो कार्ड बांटने, 95% जो थे एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के थे। माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक ही हो सकती है जिसके 95%। तो मुझे लगता है इसमें किसी को चिंता क्या वो होना ही नहीं चाहिए। दो बातें और आपसे। एक तो मुझे ये आपसे समझना है कि आप ये जो सारी बात सामने रख रहे हैं, इसमें जनसंख्या नियंत्रण आपके लिहाज से कितना महत्वपूर्ण इशू है और कितना जरूरी है वो, और क्या उस दिशा में भी कुछ आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, मुझे आपका सवाल, जनसंख्या नियंत्रण, पॉपुलेशन कंट्रोल। जनसंख्या पॉपुलेशन बिल्कुल है। आप देखिए, आप ये जो भी कार्य सारे डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, इसलिए पॉपुलेशन पे ध्यान करना बिल्कुल सही है। ठीक है, तरीका क्या होगा सर इसका? उसका तरीका तो आपको अपने बीच में से निकालना पड़ेगा। अगर मैं मान कर लूं कि एक कम्युनिटी में को डायरेक्टेड हो, फिर वो कहेंगे जी ये तो हमारा अधिकार है, आप कौन होते हो हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करते। देखिए मैं देखता हूँ ये बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है किसी समय में। कई ऐसी जगह में डेमोग्राफिक्स ऐसे चेंज हो रही है।
मैं ये नहीं कह रहा हूं अच्छे या बुरे के लिए। आप जैसे हमारे धार्मिक स्थान है वहां पे लोग रहेंगे नहीं। अबे जो पंजाब में, मैं छोड़िए, मैं इस विषय से दूर जाके आप देखिए पंजाब में जो पॉपुलेशन है आने वाले समय में रहेंगे वो लोग। अब वो लोग सिखों की बात करते हैं, मैं जान के सवाल को आपके, मैं उत्तर को आपके सवाल से दूर ले जा रहा हूं। किसी ने कहा कि हमारे सिखों की पॉपुलेशन तो 2% होती थी कुछ साल पहले, किसी ने कहा नहीं हमारी 1.6 है। मैं कह रहा हूं और भी गिरेगी। क्यों? अगर आप अपने बच्चों को कनाडा या बाकी जगह भेजने शुरू कर दो, अगर कोई वहां पे बहुत अच्छा कोई पढ़ाई लिखाई और कोई तीर मारने के लिए जा रहे हो तो बात भी बनती है, पर आप यू आर एस्केपिंग अ प्लेस, और इसमें डेमोग्राफिक चेंज आएगी। देखिए मुझे नहीं लगता आपके पास ये विकल्प है क्या लेजिस्लेशन का? नहीं, देखिए मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। मैं आज सब बताता हूं, मैंने जो 9 साल में का प्रधानमंत्री जी का कार्य देखा है, एकदम विकास में है। अगर वहां प्रधानमंत्री आवास योजना 3 करोड़ बन गई शहरी और ग्रामीण मिला के, आप उसमें 14 करोड़ शौचालय बन गए, उसमें कोई ये नहीं देखता कितने एक कम्युनिटी को गए या किसने दूसरे कम्युनिटी को गए। हाँ, ये हो सकता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्राइटेरिया हो। अगर आप प्रधानमंत्री आवास योजना चाहते हैं तो अगर आप EWS या बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे हो, कई जगह मैं जानता हूं, मैं ऊटपटांग की सवाल सोचता हूं, ये सर ये तो अभी अबव पॉवर्टी लाइन हो गया, इसको नहीं दे रहे। अरे भाई आइडिया है कि उनको नहीं देना, समझे ना। ये अगर केंद्रीय योजना है तो अफर्मेटिव एक्शन की योजना है, उसमें कोई कौन सी कम्युनिटी का ऐसी कोई बातचीत ही नहीं है। अंतिम सवाल वो है जिसको हर कोई आपसे सुनना चाह रहा होगा, पेट्रोल प्राइसेस को लेकर कुछ सोच रहे हैं सर आप लोग? जिस तरह से आपने सवाल पूछा, देखिए पेट्रोल प्राइसेस के बारे में बताऊं, 1 साल से बढ़े नहीं है। अप्रैल 2022 से नहीं बढ़े। और मैं आपको एक बताऊं, इसका मैं फुल क्रेडिट, मतलब 1% भी कह नहीं था, माने प्रधानमंत्री जी को जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 समय, नवंबर 2021 में और मई 2022 में यह निर्णय लिया कि सेंट्रल एक्साइज जो है उसको कम किया जाए। उसके कारण पेट्रोल और डीजल का दाम 6 रुपए और 13 रुपए कम हुआ। और हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, PSUs, इन्होंने खूब नुकसान लिया। गैस में इन्होंने, इनका ये कहते हैं नुकसान हमारा 28,000 करोड़ था, हमने बाद में उनको 22,000 करोड़ दिया भी है, और हमने इक्विटी भी बाद में दी है पेट्रोल की। मैं आपको 2 तरीके होते हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो मॉडल है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्साइज कम करती है, बीजेपी स्टेट्स ने वैट कम किया, पर नॉन बीजेपी स्टेट ने नहीं किया। ये भगवान मान साहब की सरकार ने 4-5 दिन पहले पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहता हूं, बट कांग्रेस ने कैसे किया था? इनके समय भी दाम बढ़े थे इंटरनेशनल। अब देखिए अभी हम 80% अपनी ऑयल, कच्चे तेल का जो रिक्वायरमेंट है हम इंपोर्ट करते हैं, तो ये मैं उससे तो मैं भाग नहीं सकता। और इन डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। आपने कहा कि सुनिए कैसे किया इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने 1,40,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड्स फ्लोट किए। उसका पता है क्या नतीजा है? हम आज 3,50,000 करोड़ लौटा रहे हैं। वो पंजाबी में कहावत है, करे नाना ते पुख्ते पोता। पंजाबी सामने रखी हुई है, मेरा ही पूछना है कि क्या आगे भी संभावना है इसमें रिडक्शन की? आगे भी संभावना आप देखते हैं? 100%। अगर इंटरनेशनल, देखिए पहले कंपनी नुकसान पे जा रही थी, कंपनी जब नुकसान पे जाती है तो कोई अपने घर में तो थोड़ा बेच के आपको सस्ता पेट्रोल कर देगी। अब दुनिया भर में पेट्रोल प्राइसेस देखिए, इंडिया का पेट्रोल प्राइस ऑयल प्रोड्यूसर्स को छोड़ के, जिसके यहाँ पिछले बैकयार्ड में तेल है वो तो छोड़ के बाकी सबसे कम है। और अगर ये स्थिति ऐसी ही रही, देखिए इसमें कोई एश्योरेंस नहीं दे सकता। अभी पीछे ओपेक जो प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का कार्टेल है, उन्होंने क्या उन्होंने क्या किया, 1.6 मिलियन बैरल्स दिन की प्रोडक्शन काट दी, और उससे पहले पिछली मीटिंग में 1 मिलियन बैरल काट दी थी। अब ऐसे काटते गए और तेल ही नहीं होगा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। पर मुझे आपका सवाल है, हमें संभावना है, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, अगर ग्लोबल सिचुएशन ऐसी रही और प्रधानमंत्री जी की जो डिसाइसिव लीडरशिप है वो जरूर कंज्यूमर को बेनिफिट की सोचेंगे। आप बड़ी बात कह रहे हैं कि ग्लोबल सिचुएशन अगर सेम रही तो ये और भी घट सकते हैं। एब्सोल्युटली। और कभी कभी ऐसे होता है कि ग्लोबल सिचुएशन पूरी नहीं, अभी थोड़ी महीने ठीक है, नीचे पहले बड़ी रिकवरी थी। अच्छा, ऑयल कंपनी से आप बात करेंगे, मेरी अच्छे रिलेशन है उनसे, उनकी बात पूरी मत समझना। वो तो कहेंगे नहीं हमारी अभी भी रिकवरी पूरी नहीं है। भाई उसका मतलब है एक में रिकवरी नहीं होगी, दूसरे में होगी, जो भी होगा।
बट ये रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे साउथ में एक देश है जिसको $4 बिलियन का, 4 बिलियन कितने हुए यार, 28,000 30,000 करोड़ का आप दे चुके हो लाइन ऑफ क्रेडिट। एक आपके वेस्ट में है कंट्री, वहां पे 8 बजे शाम को बत्ती बंद करनी पड़ती है ही नहीं एनर्जी, और आपके यहाँ तो कोई, मैं देख नहीं रहा। बहुत वर्षा भी हुई नॉर्थ ईस्ट में, तुम्हारी ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लोग अपने कंधे पे सिलेंडर डिलीवर करते। मैं ये कह रहा हूं कि अगर सिचुएशन ऐसी रही तो ये हो सकता है आने वाले समय पे, पर इसको देखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप थोड़ा कम करें और कल दाम 3 गुना हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है मैं समझता अभी ठीक। अब देखिए अभी जहां ठीक है ना सर, आप इसको लेकर के, मैं तो शक्ल से थोड़ा, लोग कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक लगता हूं मैं, जो भी अच्छी बात कहने की आदत है, बट सिर्फ ये नहीं है। अब देखिए 74 हवाई अड्डे थे 2014 से पहले, वो 74 और बन गए, 148 हो गए। दुनिया में हम सेकंड लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम बनने जा रहे हैं। और सिंधिया जी से मैंने बात की उस दिन, मेरे को बड़ी खुशी लगी, उन्होंने कोई टिप्पणी भी दी है कि देखिए 148 नहीं, 5 साल में हमारे यहाँ 200 से अधिक हो जाएंगे। देखिए हवाई अड्डे क्यों बनेंगे, आपके पास जहाज और आ रहे हैं। इंडिगो ने आज 500 जहाजों का एक ऑर्डर इंक किया है, पीछे एयर इंडिया ने किया था। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था फ्लैट है या रिसेशन में जा रही है, आपके यहाँ बढ़ रही है। कुछ तो मोदी जी ने अच्छा काम किया होगा। जो ये विरोधी दल के जो आप हमारे लोग हैं, आपके साथ भी उनकी चर्चा होती रहती होगी, उनको ये करिए कि आप, जनता भी आपकी बात पसंद करेगी। वो लोग इतने फ्री की सब्सिडी और गिफ्ट, और कर्नाटक में जो हो रहा है, पंजाब में जो हो रहा है, आप रेवड़ी पॉलिटिक्स कह रहे हैं, लेकिन आप सस्टेनेबिलिटी पे मैं बात कर रहा हूं कि क्या आपको लगता है इसका भविष्य, ये जो हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक और कई जगह पर बीजेपी ने भी इस तरह का अनाउंसमेंट किया हुआ है, आपको भविष्य क्या लगता है इसका? नहीं, आप अगर मेरे से सीरियसली पूछना चाहते हैं, रेवड़ी पॉलिटिक्स तो बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है। कौन ये करेगा? अगर मान लो हम आपस में रहते हैं तो एक व्यक्ति को गंदी आदत होगी तो दूसरे में भी गंदी आदत आ सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर देखिए ये तरीका नहीं है। अल्टीमेटली रेवड़ी कुछ नहीं होती। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ? काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब कि सबका नुकसान होगा। रेवड़ी सबका नुकसान होगा। रेवड़ी कोई, अगर पेड़ पे कोई रेवड़ी उगती हो या जमीन से निकलती हो तो मान तो सही है भाई, वो किसी टैक्स पेयर का पैसा है, आप टैक्सेस देते हैं। अब इन्होंने क्या किया कर्नाटक में, खूब हाई लेवल हवाबाजी की, और जब आया उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिसिटी रेट बढ़ा दिया। पंजाब में क्या किया, मैं ये कर दूंगा मुफ्त, वो कर दूंगा। पिछले 1 हफ्ते पहले इन्होंने वो चला दिया, क्या नाम है, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया। तो बीजेपी की स्टेट्स में मैं समझता हूं, जो भी कारण हो, सेंटर की थिंकिंग, उनकी अपनी थिंकिंग, इन्होंने वैट भी कम किया। ये जो पिछली सरकार थी महाराष्ट्र में, क्या कहते थे, MVA, हाँ अगाड़ी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने पेट्रोल और डीजल को छोड़ दिए। इन्होंने वो जो पीने वाली दारू होती है ना, उस पर 320% वोट था, उसको 320 से हटा के 150 कर दिया। प्रायोरिटीज की बात है। मैंने भी मान साहब को कहा, मेरे मिलने आए थे 2-3 दिन पहले, मैंने कहा जी वो मैंने लिखता हूँ, वो आपका जो फीड स्टॉक है वो या एथेनॉल बनाने में लग सकता है या दारू बनाने में लग सकता है। तो उन्होंने कहा नहीं मैंने कर दिया, वो एथेनॉल ही बनेगी। अब आप देखिए पंजाब में तो एक बड़ी हेल्दी अल्कोहल कंजम्पशन की वो स्टेट है, तो उसके बारे में क्या टिप्पणी दूं। बट देखिए 9 साल जो मोदी जी ने कर दिखाया, उसके कारण मॉर्गन स्टैनली और सब लोग कह रहे हैं दिस इज इंडियाज डेकेड, और आने वाले 10 साल में भी इसकी अब नींव रखी गई है और इस पे काम होगा। तो हरदीप सिंह पुरी जी अपनी बात कहते हुए और इस पर बार बार जोर दे रहे हैं कि जो फंडामेंटल हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बहुत ही बेहतर हैं, और जो मोदी सरकार का विजन है वो भारत को लगातार आगे ले जा रहा है, और विश्व में भारत की एक ऐसी तस्वीर उभर करके सामने आ रही है जिस पर हर भारतीय को गर्व हो सके। कैमरा मुकेश यादव के साथ अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज, दिल्ली।